देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार, देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार, कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हमारी खास चुनावी पेशकश ये महायुद्ध है लेकर हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। चुनाव प्रचार का भोंपू थम गया है। आज शाम से चुनाव प्रचार पर कई तरीके की पाबंदियां लागू हो गई हैं। मसलन ना कोई चुनावी रैली कर सकेगा, ना रोड शो और ना ही चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल। पैदल जाना है तो कोई जा सकता है, डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार को लेकर तमाम राजनीतिक दल कहां खड़े हैं, मुद्दों के आधार पर तमाम दल कहां खड़े हैं, जनता की कसौटियों पर यह पार्टियां कहां खड़ी है, इस खास पेशकश में इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार, देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार, कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है। जी हां, ये लोकसभा चुनाव का महायुद्ध है। लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने जा रहे हैं, सो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन हरियाणा में ये चुनाव इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बहुत हद तक ये चुनाव तय करेंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि चंद महीने बाद यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता जनता के बीच जाकर उन्हें यही कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा की जनता एक वोट से दो सरकारें बनाएगी। हरियाणा के लिए अगर ये चुनाव इतने अहम है तो उम्मीद की जा सकती है कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा हरियाणा के मुद्दों को भी खास जगह दी जाएगी। मसलन बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, अलग राजधानी और SYL का मुद्दा इस चुनाव में निर्णायक होगा, ऐसी एक हरियाणा वासी उम्मीद कर सकता है। ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर हरियाणा में सरकारें बनती रही हैं, हरियाणा में चुनावी मुद्दे बनते रहे हैं। इस बार ये मुद्दे कहां पर हैं, ये पार्टियां इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचती हैं, चुनाव प्रचार के दौरान इन मुद्दों का कितना जिक्र किया गया, जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर कितना पहुंचे नेता, ये सवाल हैं और इन्हीं पर हम खास चुनावी पेशकश ये महायुद्ध में चर्चा करेंगे। तो तमाम पार्टियों के तमाम बड़े दिग्गज हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए। हरियाणा में उन मुद्दों को उठाया गया जिनको लेकर जनता उन्हें वोट दे सकती है। तमाम दिग्गज आए हरियाणा में, तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया, अपना पूरा जोर लगा दिया। हालांकि जिस तरीके से चुनाव के अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद तारीख दी गई, तो हरियाणा में कम ही वक्त बचा था। तमाम पार्टियों को महज एक महीने का ही वक्त मिला चुनाव का तारीख निर्धारित होने के बाद। उसमें जितना जोर तमाम पार्टियां लगा सकती थी उतना लगाया, जितने दिग्गजों को उतार सकती थी तमाम दिग्गजों ने उतारा। जिन मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियां, तमाम दिग्गज लोगों के बीच जा सकते थे वो लेकर गए हैं। जी हां, हम दरअसल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है, उस मौके पर तमाम पार्टियां कहां पर खड़ी हैं, किस पार्टी ने किस मुद्दे को आधार बनाकर चुनाव प्रचार किया है। हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि मुद्दे कौन कौन से हैं जो तमाम पार्टियां जनता के बीच में लेके गई हैं। हरियाणा के लिए खास चुनाव है क्योंकि विधानसभा चुनाव ठीक बाद होने हैं, तो हरियाणा के मुद्दे क्या क्या रहे, क्या जो मुद्दे
पहले से चुनाव के रहे हैं, जिनको लेकर निर्णायक फैसले होते रहे हैं, क्या उन मुद्दों को इस बार जनता के बीच में जाके उठाया गया? ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल यहां पर यह भी है कि जनता की कसौटियों पर तमाम नेता, तमाम दल कहां पर खड़े होते हैं। इस वक्त हरविंदर मलिक हैं, डायरेक्टर हेमंत तहलका हरियाणा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ स्टूडियो में मौजूद है आनंद प्रकाश, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। और भी पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा को अगर शुरू करें, हरविंदर मलिक जी आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले कहां खड़े देखते हैं आज की तारीख में, जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, बंद हो गया है, तमाम पार्टियों को कहां खड़ा पाते हैं? कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति है। किसी भी पार्टी की बहुत क्लियर लाइन नहीं रही इस पूरे प्रचार में। जो वो कह रहे हैं वो उसके प्रति उतने सिंसियर हैं कि नहीं है। ये कहने का आधार हमारे पास इसलिए है कि जो पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके एक सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लामबंद होती हैं, जी, और जब वो टिकट देती हैं तो उनके पास टिकट देने के लिए पूरे देश में 542 आदमी भी नहीं है। कमाल की बात है कि जिनके खिलाफ आप लामबंद हो रहे हैं, पिछले कई सालों से, महीनों से आप लगे पड़े हैं जिनके विरोध में, आप उन्हीं को साथ लेके टिकट दे देते हैं। तो कितनी सीरियसनेस है ये एक मुद्दों को लेकर। जब हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि मुद्दों से ही तो आप उनकी खिलाफत कर रहे थे, वही लोग आपकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो क्या सच में आप उन मुद्दों के प्रति सीरियस हैं, या चलो एक लाइन चली हुई है भ्रष्टाचार की, वो अन्ना हजारे साहब के मूवमेंट से कुछ ज़्यादा ही मीडिया में आ गया था तो सब ने कह देना है कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन क्या सच में सीरियसनेस है इसके लिए? अगर है तो फिर ऐसा क्यों? जहाँ पर उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे हैं वहाँ तो वो सीरियसनेस नहीं दिख रही है जी। और वहाँ जहाँ गठजोड़ कर रहे हो, उस गठजोड़ पे भी ट्रैक रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे हो, इतिहास पे नहीं जा रहे हो कि क्या इतिहास रहा है इस राजनीतिक पार्टियों का। तो ये मुद्दों में मुझे नहीं लगा कि कोई इतनी ज़्यादा सीरियसनेस है। हाँ, जैसे हरियाणा में कहावत है कि ब्याह के सारे गीत साचे नहीं होते जी। कहीं ना कहीं अब की बार राजनीतिक प्रचार ने भी ये प्रूव कर दिया कि चुनाव की भी सारी बातें सच्ची ना होती, सच्ची नहीं होती। ये बड़ा सवाल है। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुड्डा साहब, स्वागत है हेमंत तहलका हरियाणा पर आपका। धन्यवाद। आपके पास आएंगे आनंद प्रकाश जी। आपसे सवाल ये है, आम आदमी पार्टी को अगर देखा जाए, चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है, कहां खड़ी है आम आदमी पार्टी मुद्दों को लेकर भी, प्रचार को लेकर भी, और जनता की कसौटियों पर भी? आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में इलेक्शन में उतरी है जी। और जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय भी हैं और राज्य के लिए भी हैं जी। भ्रष्टाचार, अपराध, वंशवाद, जो कि वंशवाद शायद दूसरी जगह ना हो, लेकिन हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही है। अब आप ये देखिए, देवीलाल जी की चौथी जनरेशन जो है, दुष्यंत जी हिसार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भजन लाल जी की दूसरी जनरेशन इलेक्शन लड़ रही है, कुलदीप जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, भिवानी से बंसीलाल जी की तीसरी जनरेशन इलेक्शन लड़ रही है, रोहतक से रणबीर हुड्डा की तीसरी जनरेशन ये इलेक्शन में लड़ रही है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ है। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है कि एक परिवार से एक आदमी से ज़्यादा पॉलिटिकल किसी भी पद पे नहीं रहेगा। और हम साथ ही भ्रष्टाचार तो हमारा मेन मुद्दा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आपने मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी देखा होगा, बीजेपी का भी देखा होगा, सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सभी ने सभी भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए हैं और फिर साथ बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इसके साथ साथ अपराध के बारे में आप दोनों पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि 40% से ज़्यादा लोग उनके भ्रष्टाचार अपराध में इन्वॉल्व हैं, FIRs हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी टिकटें दी हैं। हमारे यहाँ 2 आदमियों का पता लगा था कि इनके खिलाफ FIR है और हमने उनको फ़ौरन ड्रॉप कर दिया है। फिर इसके बाद क्षेत्रवाद, अब आप ये देखिए कि जितना भी डेवलपमेंट है, विकास है, वो सिर्फ रोहतक की तरफ है, पूरा हरियाणा उससे वंचित है। अगर मुख्यमंत्री रोहतक से है तो रोहतक में विकास होगा, मुख्यमंत्री सरसा से है तो सरसा में विकास होगा, मुख्यमंत्री हिसार से है तो हिसार। नवीन जय हिंद के लिए मुद्दा खत्म कर रहे हैं रोहतक में विकास का सर्टिफिकेट देकर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि रोहतक में विकास हुआ, फिर नवीन जय हिंद किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? बड़ा सवाल है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपके पास आना चाहेंगे। हुड्डा साहब, सवाल वही, इस वक्त कहां खड़ी है कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर? चुनाव प्रचार में किन किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे? जनता की कसौटियों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त खड़ी कहां है? देखिए, आनंद प्रकाश जी के मुंह से सच्चाई निकल गई।
इन्होंने स्वीकार किया कि रोहतक में जबरदस्त विकास हुआ है। ये तो तमाम दल करते हैं निश्चित तौर पर। मैं एक कदम आगे बढ़ के चल रहा हूँ आपको जी, कि हम आरटीआई के माध्यम से लोगों को सरेआम चैलेंज करते हैं जी, कि आरटीआई के माध्यम से वो पता करें जी, पिछली सरकारों की तुलना में पूरे हरियाणा का 21 से 21 जिलों का 3 से 5 गुना तक ज्यादा विकास हुआ है। चाहे ये लोग कितना ही हमारे खिलाफ प्रचार करते रहे, लेकिन हमने विकास किया है और विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है और ना उनका कोई हरियाणा को आगे बढ़ाने का कोई विजन है। विपक्ष के पास एक सूत्री कार्यक्रम है कि साम दाम दंड भेद, किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से सत्ता से उखाड़ो और खुद सत्ता पे काबिज हो जाओ। उसके लिए जिस प्रकार से बीजेपी ने, हरविंदर मलिक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से बीजेपी ने 5-5 लोगों को, कांग्रेसियों को टिकट दिए जी, और इनके अपने कार्यकर्ता उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे लेके दिए जी। जो आदमी पैसे देके टिकट लेगा, क्या वो भ्रष्टाचार हटाएगा इस देश से? सबसे पहले भ्रष्टाचार वो करेगा, क्योंकि जी, इससे पहले वो कांग्रेस में थे, इससे पहले कांग्रेस में थे वो। ये जो मैंने अपनी भाषा नहीं बोल रहा, इन्हीं के लोग और कांग्रेस से उन्हें निकाला नहीं गया इस आधार पे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, किसी को निकाला नहीं गया जी। ये अपने आप गए हैं, अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु गए हैं जी, अपना व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिए गए हैं। और यही हरियाणा की जनता को मैं चुनाव से पहले कहना चाहता हूँ। नहीं, इस वक्त जनता के बीच में कौन से मुद्दों को लेकर है, सवाल यहाँ पर ये है। आप जनता कोई मुद्दा नहीं था, एक राव इंद्रजीत को छोड़ के बाकी जितने लोग गए हैं वो किसी को कांग्रेस से कोई तकलीफ नहीं थी। नहीं, कांग्रेस के पास इस वक्त क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमने विकास करवाया है, रिकॉर्ड विकास कराया है। जिस समय 2005 में हमने हरियाणा में सत्ता संभाली, उस समय 1800 करोड़ रुपए का बजट था हरियाणा का। आज 32,400 करोड़ का बजट है। आप अंदाजा लगाओ कि कितना हमने विकास कराया है इस प्रदेश का 9 सालों में जी। और हम लोगों को यह आश्वासन देते हैं कि हरियाणा 14वें नंबर पे था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में है, आज हरियाणा 1 नंबर पे है जी। आप देखिएगा, हम गुजरात से कहीं आगे हैं। आज पेट्रोल गुजरात से हरियाणा में सस्ता मिलता है जी, डीजल सस्ता मिलता है, गैस सस्ती मिलती है, बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में ज्यादा है। हरियाणा में 1000 रुपए, वहाँ 400 रुपए है जी। आज भाजपा का कोई आदमी गुजरात मॉडल की बात हरियाणा में नहीं करता, कम से कम नहीं करते हैं खुद नरेंद्र मोदी आके करते हैं, मॉडल की बात करते हैं वो निश्चित तौर पर। प्रवीण अत्री इनेलो के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्री जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर। आपसे भी वही सवाल, आज इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ खड़ी है जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है? कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं आप? देखिए, ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकदल जो है, सबसे पहले तो समान विकास का एक मुद्दा है। हरियाणा में जो कांग्रेस और अभी जैसे कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी विकास की बात करते हैं, हुड्डा जी ये बात भूल जाते हैं कि इनके अपने नेता कुमारी शैलजा जो है, सार्वजनिक मंच से उन्होंने ये बात बार बार कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इलाकावाद कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, जैसे कि अम्बाला के एरिया है। इन्हीं के नेता इंद्रजीत जी थे जो आज चलो किसी और पार्टी में है, उन्होंने सार्वजनिक मंच से बार बार ये बात कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इलाकावाद कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। इन्हीं के नेता वीरेंद्र सिंह जो है सार्वजनिक मंच से ये बात बार बार कह चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किस विकास की बात कर रहे हैं। मैं अगर एरिया वाइज बात करना शुरू करूंगा, देखिए, अगर ये कहते हैं कि रोहतक के अंदर जो काम किया वो विकास है, तो बाकी हरियाणा कहाँ चला गया? अम्बाला के अंदर ये मुझे एक ऐसा काम गिनाए जो इन्होंने अम्बाला एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, अम्बाला एरिया में IMT की बात हुई, विनोद शर्मा जब उन्होंने बोलना शुरू किया, शैलजा जी ने ये बात की कि विनोद शर्मा बहुत बड़े रोड़ा थे। विनोद शर्मा इनेलो के ऊपर आ जाइए ना। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। इनेलो जो है, इनेलो इलेक्शन में गई एक तो विकास के मुद्दे पे, समान विकास के मुद्दे पे हमने जनता से यही बात की। इनेलो की सरकार अगर आती है, इनेलो अगर जीतती है, तो इनेलो का सबसे पहला ध्येय होगा समान विकास। दूसरी हरियाणा की, मतलब आप मानते हैं, इनेलो मानती है कि कांग्रेस ने विकास करवाया है लेकिन समान विकास नहीं करवाया। विकास करवाया, अभी आपने मेरी बात को पूरी तरह ध्यान से सुना नहीं है। मैंने आपको क्या बात की है कि अगर ये विकास की बात करते हैं तो केवल रोहतक की बात करते हैं। मैं नहीं बात ये कर रहा हूँ, मैं तो ये गिनवा रहा हूँ कि कहाँ विकास नहीं हुआ है। आप मेरी बात को जरा समझे, मैं ये कह रहा हूँ कहाँ विकास नहीं हुआ है, मैं एरिया वाइज गिनवाने की बात कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि गिलास आधा खाली है,
और उधर से कांग्रेस वाले आधा भरा तो है। ये नजरिया है देखने का, ये नहीं तो फिर आप कौन से नजरिए से गिलास आधा भरा है या आधा खाली? आप दिखा रहे हैं कि गिलास आधा खाली है। मैं अगर इस बात को मैं इस ढंग से कहूंगा कि अगर एक रोहतक को छोड़ दे तो इसका मतलब गिलास जो है वो तो 3/4 खाली है। आप समझे, आधे की तो बात ही ना करें आप। अगर पूरे हरियाणा का पैसा, पूरे हरियाणा के रोजगार एक पर्टिकुलर एरिया में देके, और उसमें भी देखिए उसमें भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इस वक्त कांग्रेस जो है झूठ के रथ के ऊपर सवार है। इन्होंने जो ये विकास का प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो टोटली झूठ है। इनेलो के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि फिर चर्चा आगे बढ़ेगी तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी। इनेलो के ऊपर आ जाइए, छोटी सी टिप्पणी। जी देखिए, ऐसा है, इनेलो का जैसे मैंने आपकी बात कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसके लिए हमने लोगों को ये विश्वास जगाने की कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा का जो है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम थी, ये आप भी जानते हैं हरियाणा के अंदर। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो एक वुमेन सुरक्षा, नारी सुरक्षा का मुद्दा था, आपने भी देखा होगा पिछले सालों में किस तरह से महिलाओं पे रेप के केसों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। नारी सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हम लोगों को हमने इस बात के लिए समझाया, लोगों को कन्विंस किया कि इनेलो के अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतती है तो महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आप देखेंगे पिछले कांग्रेस के 10 साल के शासन, लगभग 10 साल के शासन के अंदर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो हमने लोगों को इस बात के लिए भी, हम लोगों के पास गए, हमने लोगों को इस बात के लिए समझाया कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार अगर आती है, इंडियन नेशनल लोकदल तो रोजगार देगी, ये आप लोगों के बीच में लेके गए हैं। हरविंदर मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इनेलो से जो बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि रोहतक में विकास हुआ है जी, जबकि रोहतक में जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो वहां ये कहा जा रहा है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अपने उम्मीदवार से मुद्दा छीनने वाली बात करते हैं, है ना। कहीं तो ये बाहर से ये मान लेते हैं कि वहां विकास हुआ है और फिर बाहर वहां के कहते हैं सिर्फ वहां विकास हुआ है, लोकली कहते हैं यहाँ विकास नहीं हुआ है। कहीं ना जो पार्टी की लाइंस हैं, जो भी मलिक साहब, आपने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना। मैंने प्रोजेक्शन की बात की है, मैंने विकास की बात नहीं की। आप मेरे वर्ड्स में ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रोजेक्शन की बात की है। दिस इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम कांग्रेस साइड ओनली, दिस इज प्रोजेक्शन ओनली। I am talking about projection. I'm not saying there is any development. सुनो, एक मिनट। आपके प्रचार में ये कहा गया है कि विकास एक जगह पे हुआ, बाकी बाबा जी का ठुल्लू, ये शब्द यूज किया है आपके प्रचार में, बाबा जी का ठुल्लू। वो इसी बात पे कहा गया है कि विकास सिर्फ एक जिले में हुआ है। मलिक साहब, फिर आप वही कहीं ना कहीं आपने ये मान लिया वहाँ हुआ है। नहीं, मलिक साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन। आप फिर मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन फ्रॉम कांग्रेस साइड ओनली. What I am saying is Congress is trying to project this type of things. I am not saying that there is any development in Rohtak. आप मेरी बात को समझे, मेरे शब्दों को समझे। हम ये चाहते हैं कि मीडिया के नाते थोड़ी सकारात्मक सोच आनी चाहिए सभी पार्टियों में। डेफिनेटली। अगर आपके राज के समय भी कोई भले काम हुए थे तो हम ये चाहेंगे कि जो पार्टियां आज राज कर रही हैं वो इस बात को माने कि देवीलाल जी के समय में कुछ भले काम हुए थे, बिल्कुल, या चौटाला जी के समय में कुछ भले काम हुए थे। ये क्या लड़ाई है कि एक दूसरे को 100% गलत बताने में तुले रहते हैं। आप उनको 100% गलत बताते हैं, वो आपको 100% गलत बताते हैं। मलिक साहब, इसमें फिर मैं आपको एक बार डिफर करूंगा। 100% गलत का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता होगा, जिस वक्त हमने कुछ एमएलएज की सीडी लोकायुक्त को दी थी, हमने एक डिमांड की थी और हमने उन सीडीज में स्पेशली दिखाया गया था कि पैसे मांगते हुए। उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या स्टेप था वो आप सबके सामने है। लोकायुक्त ने एफआईआर की सिफारिश की, कुछ नहीं गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, वो आपके सामने है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा, हमने एक जब एससीएस के सिलेक्शन हुई थी उस वक्त भी हमने एक मुद्दा उठाया था, 40 बच्चे जो मुख्यमंत्री और उसके अपने आसपास के अफसर या रिश्तेदारों के बच्चे थे, तब भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि क्या सारे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बच्चे जो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होगा, अगर कांग्रेस वाले ये कह दें, आप लोगों की तरह कांग्रेस वाले ये कह दें कि नौकरी देना कौन सा अपराध है, जो लाइन आप लोग पकड़े हुए। देखिए, मैं इस बात आप मेरी बात सवाल हो जाएगा, आप मेरे शब्दों को फिर ध्यान से सुनिए। बार-बार ये बात शब्द वो है, क्या नौकरी देना अपराध नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि नौकरी देना एक पर्टिकुलर, देखिए वही सीएम के रिश्तेदार या सीएम के आसपास के अफसर, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी देना अपराध है। आम जनता को नौकरी दो, जरूरतमंद को नौकरी दो। पॉइंट आप समझे थोड़ा सा, जो लायक है उसको दो, जो लायक हो उसको दो। मैं यही बात मैं कह रहा हूं। इस पूरे प्रचार में कहीं ना कहीं भारतीय सिस्टम के, भारतीय कानून के और कोर्ट के सिस्टम को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है
कि वो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके कहने से ही सजा दी जाती है। कहीं ना कहीं लोगों का संविधान पे विश्वास उठा है इस बात से। ये हर मंच पे आप लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात दिक्कत यहाँ पर ये रहती है कि जो आपके विरोधी दल हैं वो इसको काटते नहीं है। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपके पास आना चाहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं की है कोर्ट के न्याय पे, कभी कोई हुड्डा साहब आपके पास आना चाहेंगे? प्रचार करती है इस मुद्दे को लेकर, जबकि आज भी चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का ये बड़ा मुद्दा है कि साजिश करके फंसाया गया है ओम प्रकाश चौटाला को, अजय चौटाला को, उनके तमाम नेताओं को। कांग्रेस कभी नहीं काटती इस बात को। देखिए, जिस समय ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मुकदमा दर्ज करने के लिए, उस समय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे जी, और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सीबीआई इनकी थी और सत्ता इनकी थी। ये लोग घमंड में चूर थे। देखिए ऐसा है, कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं, एक अत्री और जिस प्रकार से ये हमारे पे बार बार आरोप लगा रहे हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है हरियाणा सरकार का। दिल्ली की एक अदालत ने इसका फैसला किया है, हमारा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ हुआ है वो तथ्यों के आधार पे हुआ है जी। अब ये इंडियन नेशनल लोकदल के लोग अदालत का सम्मान नहीं करते, ये हर बात में कहते हैं अदालतें कांग्रेस के कहने से चलती हैं। तो मैं पूछता हूं कि ये जितने लोग फैसले हो रहे हैं कांग्रेस के कहने से हो रहे हैं क्या? लालू प्रसाद यादव हमारे ला ही रहे हैं, आज उनको जेल भेज दिया गया, उनको सजा होगी, क्या ये कांग्रेस के कहने से किया है? तो हर मामले में ये कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यही तो हुड्डा साहब, यही दिक्कत है। अगर वो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से ये लोग जेल में गए, आप उसको आरोप मानते हैं, आपको अचीवमेंट माननी चाहिए कि अगर किसी ने गलत किया है हमने जेल में भिजवाया है। आप लोग उसको आरोप मानते हैं, उसको गलत मानते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। आनंद प्रकाश जी आपकी टिप्पणी चाहिए। एक चीज इस बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज से 5-6 महीना पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। हुड्डा साहब से मेरी विनती है उस अधिवेशन की सीडी मंगवाएं और वहां पे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या बोला था वो एक बार सुन लें, उससे स्पष्ट हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह के पर्सनल उससे पहले स्पष्ट हो जाएगा। हुड्डा साहब उस सीडी को मंगवाओ और सुनो, अरे फिर आप उसके ऊपर डिबेट करना हमारे साथ। वहां पे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट ये बात कही है। क्या आप सुन लीजिएगा उन्होंने मेहरबानी करके? आपने कहा कि ऐसा है हुड्डा साहब, बात पहले मैंने जो बोला आप पहले उस पे आए। उन्होंने हमें आप लोग नहीं, क्या आप अगर टीवी पे बताने लायक बात है तो आप बता सकते हैं, टीवी बताने लायक बात है तो। प्रवीण अत्री जी देखिए जी, ऐसा है अधिवेशन जो हुआ था उस एक पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने वहां बोला कि ओम प्रकाश चौटाला को इस हालात में पहुंचाने के लिए मैंने और उन्होंने 1-2 नेताओं का नाम लेके कहा कि हमने बड़ी मेहनत की। आप समझ सकते हैं। अब ये एक पेपर के माध्यम से मैंने खुद पढ़ा, आप एक बार उसको मंगवाएं, आप उसको मंगवाएं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कृष्णमूर्ति हुड्डा का क्या रोल था इस पूरे मामले में? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी केस का क्या रोल था इस मामले में? हुड्डा जी मैंने कभी टीवी पे देखा है जो बात आप कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी लौट रहे हैं आपके पास। आनंद प्रकाश जी आपकी टिप्पणी। देखिए, एक दूसरे पे ये दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन नौकरियों के मामले में दोनों सरकारों ने ही बिल्कुल जनता के साथ जाति की है और जो काबिल और जो लगने लायक लोग थे उनको नहीं लगाया गया। अभी कांग्रेस का ही मैं बताता हूँ, HCS के 17 HCS अफसर हुड्डा साहब ने अपने रिश्तेदारों को, नज़दीकियों को सिलेक्ट किया था, नॉमिनेट किया था, मैंने PIL किया था और वो 17 के 17 नॉमिनेशन खारिज हुए थे और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसा नहीं है कि जिसको चाहे HPN को भी आप HCS लगा दो। पहले एक नीति फ्रेम कीजिए, कानून बनाइए, कानून के मुताबिक वो HCS अफसर लगने चाहिए। तो ये तो देखिए दोनों सरकारों ने बिल्कुल गलत किया। और ठीक है, आज अगर इनेलो के लोग सज़ा पा रहे हैं तो कल को कांग्रेस के लोग उससे ज़्यादा सज़ा पाएंगे, क्योंकि गलतियां उनकी उससे भी बड़ी हैं, उससे भी ज़्यादा हैं और पब्लिक इससे त्रस्त है और आम नागरिक इससे तकलीफ़ में है। और इसीलिए आम आदमी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी आगे आई है। और यहाँ पर ये बड़ा सवाल है। हरविंदर मलिक जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या इतना मुश्किल है कि नौकरियां देने का सिस्टम आसान बनाना, पारदर्शी बनाना? अगर सरकार चाहे तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकती कि जो कोर्ट में जाके चैलेंज हो? कितना मुश्किल है ये करना अगर सरकार चाहे? अगर मंशा साफ हो और सही में नियत हो और नियत में खोट ना हो तो कोई मुश्किल नहीं है नौकरियों का तरीका पारदर्शी बनाने में। ये फैक्ट बात है कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो,
वो कुर्सी पे बैठने के बाद उसकी प्रजाति जाति एक अलग ही तरीके की हो जाती है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका कोई भी झंडा रहा हो, वो वहां बैठ के कहीं ना कहीं वैसे ही एक जैसे से ही काम करनी शुरू कर देती है। और इसलिए बार बार आरोपों का सामना करना पड़ता है कि कोई भी, चाहे वो पूर्व सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, कि कहीं ना कहीं इनके तरीके में, देखो इसके भी दो तरीके हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी जो वोट कर रहा है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि एक गलत बच्चे को भर्ती करवाना, जिस बच्चे के मार्क्स नहीं है, उसका प्रेशर कौन बढ़ाता है? राजनेता पे। राजनेता घर पे जाके नहीं बुला के लाता है जो तेरे बेटे ने लगा दूंगा। लोग पंचायत लेके 4 चौधरियों को लेके, बड़े बड़े सफेद मूछा लेके उसके घर पे जाके भड़क करते हैं उसको, कई दिन उसको बार बार परेशान करते हैं। उस बात की धमकी दी जाती है कि ना तो अगली बार आइए फिर देखांगे तने, जी है ना। तो ये पूरी एक व्यवस्था ऐसी है कि जो उस सीट पे बैठता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आज की पार्टी है, इवन पूर्व सरकार भी जो रही है, जो जिस कारण से उनको दंड दिया गया है या वो दंडित है, कहीं ना कहीं उनपे भी ऐसा ही प्रेशर रहा होगा उनके मतदाताओं का। वो भी कहीं ना कहीं विक्टिम है अपने लोगों को सपोर्ट करने के। और शायद आज की भी जो सरकारें हैं उनपे भी आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है हमारा, जो कल परसों मतदान करने वाला है, वो इस बात का प्रेशर बनाता है, जी है ना। उनको पता होता है कि तेरे बेटे के नंबर नहीं है, वो इस लायक भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपना रसूख का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर बनाता है कि मेरा ही छोरा भर्ती होना चाहिए, ना तो मेरे गले तो इतनी वोट है अगली बार। क्योंकि उनको ये पता है कि नौकरियां देना इन नेताओं के हाथ में, व्यवस्था के हाथ में है नहीं। इन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है, जो नेता चाहेगा उसको नौकरी मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मुद्दों पर ही वापस आएंगे। देश देश के सारे राजा, सेनापतिया राजकुमार, देश देश के सारे राजा, सेनापतिया राजकुमार, कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है।